तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज़ इलाही मस्जिद में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो हंगामा मचा। वो तस्वीरें आपने खूब देखी। लेकिन कमोबेश पुरानी दिल्ली के बहुत सारे इलाके में ऐसे हंगामे का अंदेशा दिखता है। वजह है दिल्ली हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर, और वो ऑर्डर है जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को सर्वे का आदेश देना। दरअसल जामा मस्जिद की बात अलग है। दिल्ली में मुगल कालीन धरोहर की अनमोल निशानी है जामा मस्जिद। लाल बलुआ पत्थर की भव्य दीवारें उसकी ऐतिहासिक विरासत को बयां करती हैं। आज की तारीख में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इसे संरक्षित इमारत का तमगा देता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सवाल यह है कि तुर्कमान गेट के बाद अब जामा मस्जिद के आसपास भी बुलडोजर एक्शन की क्या तैयारी है। पूरा मामला एक याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें फरहत हसन, मोहम्मद शाहिद खान, मोहम्मद आसिफ, अब्दुल अमीर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इनकी पिटीशन में मांग की गई कि जामा मस्जिद के आसपास अवैध पार्किंग और फेरी वालों को तुरंत हटाया जाए। मस्जिद परिसर में चल रही कमर्शियल एक्टिविटी पर फौरन रोक लगाई जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वो जामा मस्जिद के आसपास एमसीडी पार्क और दूसरी सार्वजनिक जगहों को डिटेल सर्वे करे और इसकी रिपोर्ट 2 महीने में जमा करे। जाहिर है अदालत के आदेश के बाद अब एमसीडी जामा मस्जिद के इलाके का सर्वे करेगी। लेकिन कोर्ट के इस ऑर्डर के दूसरे दिन नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। वहां पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने जो कुछ देखा, जो कुछ उनकी नजरों ने देखा, उनके कैमरे ने देखा, पहले उस पर एक नजर डालते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जो अब तस्वीर है वो जामा मस्जिद एक दिल्ली के विरासत की पुरानी इमारत और ASI की प्रॉपर्टी, लेकिन इसके अगल बगल किस तरीके से अवैध अतिक्रमण करके आरोप है कि रोजाना 1-1 हजार रुपए वसूल कर यहाँ पर दुकानें जो है वो लगाई जाती हैं और ये किसी भी तरह की इजाजत नहीं है। और इस इलाके की स्थिति अगर आप देखें जामा मस्जिद की, तो एक अगर आप कुतुब मीनार की तस्वीर देखें, आप ताजमहल के आसपास की तस्वीर देखें और एक जामा मस्जिद के पास के हालात देखें, तो जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उन्हीं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। और आप दूर तक देखें तो ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये पीछे मीना बाजार की ओर जाता है और बीच में इसके फाउंटेन बना हुआ था। ये तमाम जो हेरिटेज प्रॉपर्टी और इसकी सुंदरता को कैसे एक एक करके जो है वो तमाम ठेकेदारों और कब्जेदारों ने बर्बाद कर दिया और इसकी खूबसूरती को छीना। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर दिल्ली नगर निगम जो है वो सर्वे करके एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा करे कि कैसे यहां पर ये जो आरोप लग रहे हैं और जो तस्वीरें कोर्ट के सामने रखी गई हैं उससे किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता अब्दुल अमीरों के साथ नवभारत रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव सबसे पहले जामा मस्जिद के गेट नंबर 9 पर पहुंचे। यहां मस्जिद की दीवार के साथ प्राइवेट डिस्पेंसरी चल रही है। वहीं याचिकाकर्ता अब्दुल ने बातचीत में एक और बड़ी बात हमको बताई, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की बहुत सारी तस्वीरें हैं और बहुत सारे कब्जेदार भी हैं, लेकिन उनके तार एक जगह ही जाकर जुड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये गेट नंबर 9 की तस्वीर दिखा रहा हूं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो इमाम बुखारी हैं उन्होंने अपनी रिहाइश यानी कि उनके भाई की जो है रिहाइश है, रेजिडेंस बना रखा। और इसके साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल सेंटर, इमरजेंसी 24/7 चलता है, छोटा मोटा नर्सिंग होम भी चल रहा है। लेकिन क्या इन सभी की इजाजत ली गई है? क्या ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में चलते हैं या फिर किसी तरह का कोई टैक्स भी इन्हें दिया जाता है, या जामा मस्जिद के नक्शे में कहीं इन चीजों की इजाजत दी भी गई है? ये बहुत सारे सवाल अब्दुल अमीरों जी से पूछेंगे। मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या क्या है? जो गेट नंबर 9 ये बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है, ये रिहाइश है। हाँ, कौन रहता है यहाँ? ये वो रहते हैं अहमद बुखारी के भाई। अच्छा, हसन बुखारी। अच्छा, उसमें अब्दुलरहमान के पास है, ये इन्होंने अप्लाई करके ट्रस्ट बना रखी है। हाँ। फाउंडेशन वो चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है। इनके घर के ट्रस्ट के अंदर भी घर के लोग हैं सारे। अच्छा, और चला रखे हो, कोई इन पर लाइसेंस नहीं है, कुछ वैसे नहीं है। कागज परमिशन किसने दी तुम्हारे को जगह? कोई अलॉटमेंट नहीं है इनके पास। अच्छा, ये एमसीडी से मैंने आरटीआई में जवाब ले रखा है, एमसीडी ने आरटीआई में कर रखा, हमने किसी को अलॉट नहीं करी। तो क्या जामा मस्जिद का जो मूल नक्शा है उस नक्शे में इस तरह के व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों का कोई जिक्र है क्या वहाँ पर? नहीं, वहाँ कुछ भी जिक्र नहीं है, सिर्फ जामा मस्जिद का जिक्र है। हमें जामा मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। जामा मस्जिद के जो इंक्रोचमेंट है ना, उससे आपत्ति है। पिटिशनर अब्दुल अमीर का दावा है कि गेट नंबर 9 के पास मस्जिद की प्रॉपर्टी में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के भाई हसन बुखारी की रिहाइश है। अब्दुल ने पिछले साल 28 जुलाई को दिल्ली वक्फ बोर्ड में आरटीआई लगाकर कुछ अहम सवाल पूछे थे, जैसे
कि इस्लामी नियमों के मुताबिक क्या जामा मस्जिद के इमाम को परिसर में कोई निजी कमरा दिया गया है। इसके जवाब में आरटीआई में कहा गया कि इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता के मुताबिक जामा मस्जिद के परिसर में न सिर्फ इमाम बुखारी बल्कि उनके सभी भाइयों के अलग अलग निवास स्थान बने हुए हैं, जबकि किसी भी वक्फ संपत्ति में अलग से कमरा बनाने की इजाजत नहीं होती है। तो जामा मस्जिद का वो गेट जहां से तमाम विदेशी सैलानी अगर आप देखें तस्वीरों में तो यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं और 1656 में बनी ये शाही मुगल मस्जिद जो है उसके ठीक सामने हम खड़े हैं और यहाँ पर गेट नंबर 7 है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो इमाम बुखारी हैं उनका घर है और इसके साथ में एक पार्किंग भी यहाँ पर बनी है। फॉरनर की पार्किंग है, ये भी पार्किंग है 3 नंबर। हाँ। ये अनऑथराइज्ड पार्किंग है, एमसीडी ने लिख के दे दिया, हमने कोई पार्किंग अलॉट नहीं करी, हमारे पार्किंग नहीं है। ये जामा मस्जिद के नाम से फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से है। तो क्या इससे कमाई होती है? कमाई होती है, 200 रुपए भाड़ लेते हैं, 500 रुपए गाड़ी लेते हैं, फॉरनर गाड़ी जो आती है। अच्छा, पर गाड़ी के लेते हैं पैसे। आप ये देखें तो यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा जो है वो घेर कर अनऑथराइज्ड पार्किंग चल रही है रोड की। अच्छा, ये 3 नंबर गेट पे अनऑथराइज्ड पार्किंग है। ये सारी पार्किंग अनऑथराइज्ड है। जितनी आप गाड़ियां यहाँ पर देख रहे हैं ये अवैध तरीके से यहाँ पर खड़ी की जाती हैं। अभी देखो ये वो बना रखा है इन्होंने। हाँ। बैटरी रिक्शा चार्ज होती है इस नंबर 4 नंबर पे। बैटरी रिक्शा चार्ज करते हैं लोग? हाँ जी, ये बैटरी रिक्शा खड़ी हुई है, अंदर निकलती है, अंदर से आती है चार्ज होके। अच्छा, यहाँ अंदर रिहाइश करेंगे भी जगह दे रखे अंदर रह रहा है। तो यहाँ पर आरोप है कि ये जो नो पार्किंग, नो वेटिंग, नो पार्किंग लगा हुआ है ये गेट नंबर 4 का हिस्सा है। यहाँ पर ई रिक्शे चार्ज करने के लिए, उनकी बैटरी चार्ज करने के लिए अवैध चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया है। जामा मस्जिद के आसपास सिर्फ अवैध पार्किंग की समस्या नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यहाँ अतिक्रमण के नाम पर दलालों और अफसरों के बीच गोरख धंधा भी चलता है और इसकी वजह से इलाके के बड़े हिस्से में रेहड़ी पटरी वाले बिना अनुमति के अपनी दुकान चला रहे हैं। चक्रव्यूह में हमने आपको अब तक जो रिपोर्ट में दिखाया उसका मकसद सिर्फ ये है कि मुगल कालीन वास्तुकला के इस नायाब इमारत की धरोहर और सुंदरता आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। अतिक्रमण की वजह से इसकी सुंदरता पर कोई दाग न लगे। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए चारों तरफ जामा मस्जिद पर जैसे कब्जा जमाए बैठे हैं, उससे इसको निजात दिलाना एक तरीके से बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये कई सारी समस्याओं की वजह बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात जामा मस्जिद के पास तुर्कमान गेट इलाके की करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां मंगलवार रात अतिक्रमण हटाने गए एमसीडी की टीम पर पत्थरबाजी और बवाल की घटना को लेकर जांच और एक्शन अब दोनों तेज हैं। फैज़ इलाही मस्जिद के पास पथराव करने के आरोप में 5 लोगों की तो कल ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 30 बवालियों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के बॉडी बॉर्न कैमरे और वीडियोग्राफी की मदद से और सबूत इकट्ठे किए गए हैं। इस मामले में एक यूट्यूबर सलमान की भी तलाश तेजी से की जा रही है। सलमान पर आरोप है कि उसने इलाके के लोगों को इकट्ठा होने की एक वीडियो के जरिए कॉल दी थी। चक्रव्यूह में कल ही मैंने क्लियर कर दिया था कि जिस फैज़ इलाही मस्जिद के तोड़ने की अफवाह फैलाई गई थी और फैलाई जा रही है उसे इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने टच तक नहीं किया है। वहीं एक और वीडियो वायरल हुआ। इसमें घटना की रात समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मौजूदगी में भड़काऊ नारेबाजी हो रही थी। दिल्ली पुलिस की जांच के एंगल में ये वीडियो भी है। समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी को दिल्ली पुलिस जल्द ही नोटिस भेज सकती है। वहां पथराव में करीब 5 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। इन्हीं में से एक कांस्टेबल विक्रम भी हैं। इनका सिर फट गया, 3 टांके लगे। कांस्टेबल विक्रम ने नवभारत के कैमरे पर बताया कि कैसे तुर्कमान गेट के इलाके में कल रात भड़काऊ नारेबाजी हुई थी और एक बार ये सब कुछ हो गया तो इन्हें हटाना किस कदर मुश्किल हो जाता। उसकी तस्वीर तुर्कमान गेट के पास हुए बवाल में सबने देखा। इसीलिए इन्फोर्समेंट एजेंसियों को चाहिए कि वो तमाम धार्मिक स्थलों के लिए वो काम करें जिससे ये ना लगे कि वहां पर किसी तरह का इन्क्रोचमेंट हो पा रहा है। भड़काऊ नारेबाजी भी हुई थी। हाँ, ऐसा ही बोला था, तुम्हारा खून सो गया है क्या, ये बस ऐसा ही था एक बंदा। अच्छा, और भी कई तरह के नारे लग रहे थे? नारे लग रहे थे पर वो ध्यान नहीं दिया मैंने क्या था, वो ड्यूटी पे ध्यान ज़्यादा था, वहाँ पे पथराव होने लगा था। और अब एक और आज की अहम खबर। देश के बड़े बिजनेस घरानों में शामिल वेदांता ग्रुप पर नए साल की शुरुआत में ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इलाज के दौरान बुधवार को अस्पताल में उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और 49 साल की उम्र में अग्निवेश दुनिया को अलविदा कह गए। पिता अनिल अग्रवाल ने बीती रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बुरा वक्त बीत चुका है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनिल अग्रवाल के परिवार की पहचान सादगी की रही है। पत्नी किरण अग्रवाल फैमिली को संभाले हुए हैं, चकाचौंध की दुनिया से दूर रहती हैं। उनके 2 बच्चे थे, बेटा अग्निवेश अब इस दुनिया में नहीं है। अग्निवेश वेदांता की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड में थे, जबकि बेटी प्रिया अग्रवाल हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन और वेदांता में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अग्निवेश अग्रवाल की नेटवर्थ का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हालांकि वे देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक अग्रवाल परिवार की अरबों की संपत्ति के वारिस थे। 1979 में इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी। अनिल अग्रवाल इसके संस्थापक रहे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेवेन्यू करीब 1.5 लाख करोड़ हुआ। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक मार्केट कैप 2,31,000 करोड़ के आसपास थी। ये आंकड़े वेदांता ग्रुप के हैं। कारोबार के प्रमुख क्षेत्र रहे, जैसे कि जहां पर वेदांता के काम होते थे, जिस सेक्टर्स में, वो ऑयल है, गैस है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सेक्टर है। विश्व में वेदांता जो है उसका नाम नंबर कहाँ आता है इस ग्रुप का? भारत, दक्षिण अफ्रीका, लाइबेरिया, नामीबिया, इन तमाम जगहों पर वेदांता ग्रुप काम करता है। हज़ारों लोग इसके साथ, ग्रुप के साथ काम करते हैं और इतना बड़ा लॉस हुआ है कि ये वेदांता ग्रुप के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आ चुके हैं। जैसा कि मैं रोज पब्लिक व्यू में पब्लिक के कमेंट जरूर इस शो में लेता हूं, आज भी हम ले रहे हैं। दिल्ली की घटना पर कुछ व्यूज हमको मिले हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। अब सबसे पहले बात हो रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की आज अखंड भारत की स्थापना की बात की गई है। इसमें सामने आया, कृष्ण मिश्रा लिखते हैं, ये उनका ट्वीट है। और भी ट्वीट्स हमको मिले हैं जिनको हम जगह देने की कोशिश अपने शो में करते हैं। और बांग्लादेश हिंदू बहुत जुल्म सहन कर रहे हैं, ये अरुण केसवानी ने अपने पब्लिक व्यू में इस बात को लिखा हुआ है।